करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार स्वागत करती हूँ आप सभी का एमपी न्यूज़ में। आप सब जुड़ चुके हैं एमपी न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट हेल्थ गुरु में और आज के हेल्थ गुरु हैं चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर एंड प्रोफेसर रवि डोसी सर। वेलकम टू द न्यूज़ स्टूडियो सर। नमस्कार और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ एमपी न्यूज़ को। आज हेल्थ गुरु का मुझे आपने एक पार्ट बनाया है। आई होप इस समय में हम कुछ अच्छा करें। जी सर, क्योंकि हमें अब अच्छा करना है, सो लेट्स स्टार्ट सर। एंड स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन कि सर एक्चुअली पल्मोनोलॉजिस्ट सर होता क्या है? लोगों में आज भी कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस नहीं है कि उनका क्या काम होता है, वो कैसे ट्रीट करते हैं और चेस्ट पेन कब होता है, कब जाना चाहिए। पल्मोनोलॉजिस्ट बेसिकली चेस्ट फिजिशियन का एक टेक्निकल टर्म होता है। चेस्ट फिजिशियन वो ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स होते हैं जो छाती या लंग संबंधित समस्याओं से डील करते हैं। नाक, हवा की नली, लंग्स, एलर्जी, नींद की समस्याएं, निमोनिया, टीबी और कई सारे जो अभी कोविड का युग गया है उसमें बहुत सारे छाती रोग संबंधित समस्याएं उठी हैं, उन सब को हम डील करते हैं। सर आजकल हम देख रहे हैं कि लंग्स डिसीजेस डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। सर ऐसा क्यों हो रहा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो बदलता हुआ वातावरण है, हम सब फील कर सकते हैं कि इंदौर का मौसम पहले जहाँ मीडियम हुआ करता था वहाँ पे अब अति में ठंड होती है, अति में गर्मी होती है। इस बदलते हुए मौसम का सीधा प्रभाव जो पड़ता है वो हमारे लंग्स के हेल्थ के ऊपर पड़ता है। इससे एलर्जी और जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेज होती है, लेट सोना, स्मोकिंग बढ़ना, फीमेल्स में स्मोकिंग का प्रेवलेंस बढ़ना, लोगों का टोटल लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। कोविड ने बहुत सारे लोगों के फेफड़ों को अफेक्ट किया है। ये सब चीज़ें रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ को बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड में बढ़ा रही हैं और आप जान के आश्चर्य कहेंगे कि सारे कैंसर्स में सबसे बड़ा कैंसर का प्रॉब्लम लंग कैंसर का ही होता है। तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम और इसकी तरफ जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। सर एयर पोल्यूशन हमारे लंग के लिए कितना खतरनाक होता है और सर आजकल हम देख रहे हैं कि दिल्ली में AQI, इनफैक्ट सर मुंबई और इंदौर में भी इतना अच्छा नहीं बट स्टेबल है। फिर भी सर इसका कितना इफेक्ट पड़ रहा है लंग्स पर? AQI सीधे तौर से उन पार्टिकल्स की संख्या बनाता है जो कि प्रॉपरली जिनका कंबशन नहीं हुआ है और वो वातावरण में सस्पेंडेड हैं। ये वो पार्टिकल्स हैं जो इतने बारीक रहते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस के रेशे उन्हें छान नहीं पाते हैं, वो सीधे के सीधे हमारे लंग्स के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। डिपॉजिट होते होते ये हमारे लंग्स को कड़क कर देते हैं, उनको काम नहीं करने देते हैं। सांस लेने में दिक्कत आती है। जिन लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम है उनके एलर्जीज बिगड़ जाते हैं। AQI अधिक होना मतलब वो पार्टिकल्स की संख्या अधिक होना। ऐसे में सांस संबंधित समस्याएं अगर किसी को नहीं हो तो हो जाती हैं और अगर किसी को बाय बर्थ हो तो बिगड़ जाती है। जी सर हम देख रहे हैं कि आजकल के युवाओं को जो नहीं होना चाहिए वो बहुत बड़ा जोश है स्मोकिंग और वेपिंग को लेकर के। सर इससे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों की लाइफ में? बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ रहा है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि स्मोकिंग और वेपिंग एक स्टेटस सिंबल या एक कूल बिहेवियर का मार्कर बन गया है, जो कि होता उसका ठीक विपरीत है। व्यक्ति कूल दिखने के लिए या फिर ज़्यादा एडवांस दिखने के लिए इन हैबिट्स को अपनाता है। वो जिस आनंद की तलाश करता है वो बेसिकली हार्डली निकोटिन का इफेक्ट उसके बॉडी में 10 से 15 सेकंड रहता है, पर जो निकोटिन का साइड इफेक्ट है वो उसकी बॉडी में सालों तक रहता है। ये प्रॉब्लम स्मोकलेस टोबैको जैसे गुटखा या फिर स्मोकिंग वाली टोबैको जो बीड़ी सिगरेट और जो वेपिंग के रूप में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स आ गई हैं, इन सभी से होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब यंग एज में कोई व्यक्ति स्मोकिंग चालू करता है, आज हमारे पास ऐसे भी लोग हैं, बच्चे हैं जो 7-7, 8-8 साल की उम्र में बीड़ी पीना चालू कर देते हैं क्योंकि उनके घर में रखी रहती है, मम्मी पापा बाहर गए एंड दे स्टार्ट, तो उनके डेवलपिंग लंग्स को ही एक्सपोजर चालू हो जाता है। वो लंग्स कभी डेवलप ही नहीं हो पाते हैं और नतीजा ये होता है कि जिस व्यक्ति की उम्र 20 साल की होती है उसके लंग्स की उम्र करीबन 60 साल की हो जाती है। तो निश्चित रूप से वो ना इफ़िशेंटली काम कर पाएंगे, ना उनका डेवलपमेंट प्रॉपर होगा और अगर किसी के लंग्स कमज़ोर हैं तो उनकी हार्ट, ब्रेन और किडनीज़ सभी कमज़ोर हो जाए। जी सर, जैसे कि आपने बोला कि आजकल के युवा कूल बनने के लिए ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। सर फिर भी हम देख रहे हैं कि सर आपने टर्म यूज़ किया बीड़ी और वहीं पे बात करते हैं वेपिंग का। तो सर ये कूलनेस क्या उसका सर इफेक्शन कम करती है या फिर दोनों इक्वली इफेक्टिव हैं?
बीड़ी में जो तेंदुपत्ते के अंदर तंबाकू मिश्रित करके उसको जलाया जाता है तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है। बीड़ी का जो होता है कॉम्पोजिशन कभी भी स्टेबल नहीं होता है, वेरी करता है। और जब बीड़ी जलाई जाती है तो वो प्रॉपरली जलती नहीं है, कभी जलती है कभी नहीं जलती है, तो उससे बनने वाले केमिकल्स बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। सिगरेट्स जो किसी स्टैंडर्डाइज्ड वे में खरीदी जाती है उनका एक स्टैंडर्ड नॉर्म होता है, केमिकल्स उनसे भी पता होते हैं, पर हमको पता होता है कि उससे अगर 1 ग्राम जल रहा है तो 1 माइक्रोग्राम ये बनेगा। बीड़ी में ये चीज़ निश्चित नहीं होती है, जो बीड़ी को ज़्यादा खतरनाक बनाती है। सिगरेट स्मोकिंग में फ़िल्टर रहता है बट बीड़ी में कोई फ़िल्टर नहीं रहता है। और जनरली आप देखेंगे कि बीड़ी पीने वाले बहुत डीपली बीड़ी को इनहेल करते हैं, तो बीड़ी ज़्यादा दिक्कत देती है सिगरेट के कंपैरिजन में। ई सिगरेट या वेपिंग जिसे कहते हैं, ये एब्सोल्युटली ग्रे मार्केट से उपजी हुई चीज़ है। इसका कोई मापदंड नहीं है। अलग अलग साइजेस और शेप्स में लोग हर जगह जहाँ नो स्मोकिंग के साइन लगे हैं वहाँ शान से वेपिंग करते हैं टू शो देयर मैस्कुलिनिटी और वॉट एवर दे वॉन्ट टू शो। बट दरअसल ई वेपिंग में भी प्रॉब्लम वही है कि कोई रेगुलेटेड मार्केट नहीं होने से जो केमिकल्स उससे निकल रहे हैं या जो उसकी कंटेंट है वो आपको पता ही नहीं है कि प्रॉपर है, टॉक्सिक है, किस डोज में। तो बोथ वेपिंग, ई सिगरेट्स एंड बीड़ी आर वेरी डेंजरस, मोर डेंजरस देन स्मोकिंग। जी सर, हम देखते हैं कि सर पहले जब कोई स्मोकिंग की बात करता था सर, वी ओनली टॉक अबाउट मेल्स, नाउ इट इज़ मोर कॉमनली टू द फीमेल्स ऑल्सो। सर दोनों लोग ही इक्वली करने लगे, तो सर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी फ्यूचर जनरेशन में प्रेगनेंसी वाली चीज़ों में? फीमेल्स में जो एक एडिशनल वरदान भगवान ने फीमेल सिस्टम को दिया है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। प्रजनन की क्षमता किसी भी स्पीशीज़ की फीमेल के हाथ में होती है। सीधे तौर पे उनके हार्मोन्स के ऊपर जो इफ़ेक्ट होता है वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा डालता है। हार्मोनल इम्बैलेंस होने से जो यंग एज में स्मोकिंग चालू होती है टीनेज से, तो उस टाइम पे ही उनके साइकिल्स गड़बड़ा जाते हैं, जो आगे चल के उनके रिप्रोडक्टिव फेज़ में वो गड़बड़ी आगे आती है। उनको कंसीव करने में और कंसेप्शन के बाद उस गर्भ को पूरे 9 महीने तक गर्भ में रहने देने की ताकत की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। इसके साथ में फीमेल्स में हड्डियों की कमजोरी, स्तन संबंधित समस्याएं स्मोकिंग और टोबैको यूज़ से पुरुषों के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल डिफरेंस। तो हम इसको देख सकते हैं कि फीमेल्स में स्मोकिंग का बढ़ना उस यंग एज ग्रुप में जो कि नए नए मेंस्ट्रुअल फेज में आते हैं, उनके हार्मोन्स नए नए बन रहे होते हैं, लाइफ लॉन्ग न सिर्फ उनको बल्कि उनके आने वाले फैमिली को भी अफेक्ट करता है। एक पॉइंट पे मैं विशेष ध्यान देना चाहूँगा, वो है प्रेगनेंसी में स्मोकिंग। यहाँ पे स्मोकिंग का एडिक्शन इतना भी हो गया है कि हमें कई प्रेग्नेंट फीमेल्स मिलती है जो स्मोक करती हैं और वो आके हमसे ये क्वेश्चन पूछती हैं कि मैं कितनी सिगरेट पीऊँगी कि बच्चे के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दिस इज़ एन अब्सर्ड क्वेश्चन। आप अगर एक सिगरेट पिएंगे या पैसिव स्मोकिंग के भी संपर्क में रहेंगे तो गर्भ के ऊपर निश्चित रूप से उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। द ओनली सेफ सिगरेट इज़ योर लास्ट सिगरेट, दैट्स ऑल। जी सर, क्योंकि ये बहुत एडिक्टिव होता है। सर कैसे छोड़े लोग स्मोकिंग, वेपिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ कि कूल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप तंबाकू या सिगरेट के लत में हैं, आप इस लत को छुड़ा सकते हैं अपने मेंटल स्ट्रेंथ से और अपने डिटर्मिनेशन से। इसके लिए उपलब्ध दवाइयाँ हैं, उपलब्ध कई सारी काउंसलिंग मेथड्स हैं, पर सबका आधार ये होता है कि व्यक्ति पहले उसको छोड़ना चाहे। वो छोड़ेगा तभी जब वो समझ जाएगा कि ये चीज़ बुरी है। जब तक वो उसको मन में कहीं एक दबी चाह रहेगा कि अरे यार आज तो मम्मी पापा बाहर है, चलो पीछे मैं पी लेता हूँ, तो वो कभी भी नहीं छूट पाएगी। हमें ये समझना ज़रूरी है कि तंबाकू एक दानव है, एक राक्षस है जिसे मार के भगाना ज़रूरी है। जी सर, अब बात करते हैं पॉल्यूशन पे। सर आज हम देख रहे हैं कि पॉल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है। सर बच्चों के लंग्स में ज़्यादा इन्फेक्शन दिखता है इन कंपैरिजन टू जो लोग बड़े होते हैं, अडल्ट्स होते हैं। सर उनको कैसे बचाना चाहिए बच्चों को? मैं इंदौर का रहने वाला हूँ और रामबाग में बड़ा हुआ हूँ। तो जब मैं छोटा था तो 10th क्लास से नीचे हर शाम को स्ट्रीट क्रिकेट खेला करता था। आज मेरी रामबाग की उसी गली में बच्चे स्ट्रीट क्रिकेट नहीं खेल पाते क्योंकि पोल्यूशन इतना हो गया है, इतना प्रॉब्लम हो गया है कि वहाँ पे धुआं ही धुआं हो जाता है। ये वो डेवलपिंग फेज़ होती है जिसमें हम सब घर के बाहर खेलना पसंद करते हैं। जब कोई बच्चा घर के बाहर खेल रहा हो और आज वो पोल्यूशन उसको एक्सपोज हो तो उसके लंग्स के बढ़ने की जो गति है, उसके लंग्स के बढ़ने की जो डिग्री है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती है। कोई भी बच्चे के लंग्स 14 साल की उम्र तक ग्रो करते हैं। अगर उससे पहले कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर जमा हो जाता है तो वो उस पीक को अचीव नहीं कर पाते हैं जो उसके लिए निश्चित की गई है। तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। पॉल्यूशन बड़ों को तो परेशान करता ही है क्योंकि वो प्रोडक्टिव फेज़ में होते हैं, बट
बच्चे जो ग्रोइंग फेज में होते हैं उनको पोल्यूशन और ज़्यादा मार देता है। जी सर। सर मास्क जब कोई भी लगाता है तो सर कितने % से हम बच सकते हैं इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एयर पोल्यूशन? देखिए, जो AQI की आप बात करते हैं उसमें बहुत सारा पार्टिकल मैटर ऐसा होता है जिसकी साइज़ बड़ी होती है। तो जो रूटीन कॉटन मास्क भी अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके AQI का कम से कम भी 75 से 80% हिस्सा छन जाएगा। तो आप 80% तो अपने प्रभाव को डेफिनेटली रोक सकते हैं। और मास्क से हमारा बात है साधारण कपड़े का कॉटन मास्क जिस पे ऊपर सुपरमैन स्पाइडरमैन बना रहता है, जो 50 रुपये में 3 मिलते हैं। हमें सिर्फ करना ये है कि उस मास्क को प्रॉपर्ली धो के यूज़ करना है, 2 से 3 मास्क रखने हैं और जब भी हम बाहर जाएं तब उन मास्क का उपयोग करना है। मास्क ऐसा होना चाहिए कि अपने नाक और मुंह दोनों को ढके, और हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि जिस मास्क को हम पहन के रखे हैं उसकी वही सरफेस बाहर रहना चाहिए जो बाहर है, पलट के उसको नहीं पहन लेना है। अगर ये बेसिक चीज़ों को हम करके सिंपल मास्क को यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन के प्रभाव को हम 80 to 85% तक हम रोकने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। सर क्या साइंस होते हैं, क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि अब एयर पोल्यूशन से हमारी बॉडी में, लंग्स में इफेक्ट होने लगा है? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पर मैं इसको जनरलाइज्ड आंसर दूंगा। कभी भी किसी को सांस संबंधित या श्वसन रोग संबंधित समस्याएं होती हैं तो खांसी आना, जो कि अक्सर 2-3 हफ्ते चले, खांसी में बलगम आना यानी कि जो कफ निकलता है, अगर उस कफ में लालपन हो, खून आ रहा हो या पीलापन हो तो वो एबनॉर्मल हो जाता है, आवाज़ में बदलाव आना, छाती में दर्द होना, या फिर किसी को पैदल चलने में उसी डिस्टेंस में सांस फूलना जहाँ उसको पहले नहीं चलती थी, ये सभी लक्षण हमें सांस रोग की तरफ इशारा करते हैं। जी सर। साइनस हो गया सर, एलर्जीज हो गई सर, अस्थमा हो गया, ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है सर, ये क्यों इतना ज़्यादा मात्रा में सर तेज़ी से बढ़ता जा रहा है? बाहर का तापमान है 35 डिग्री, जैसे ही हम हमारे ऑफिसेस के अंदर आ गए तापमान हो गया 15 डिग्री, एक्यूट चेंज इन टेम्परेचर हो गया। आते से ही हर व्यक्ति सीधे उठाया रेफ्रिजरेटर में से ठंडा पानी लेते, लोग बड़ी ठंड में भी ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो बर्फीला पानी पीना पसंद करते हैं, आइस्ड वाटर पसंद करते हैं। इन तापमान संबंधित जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं उन सब से एलर्जी की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पॉल्यूशन जो यंग एज में लोगों के लंग ग्रोथ को रोक रहा है, स्मोकिंग का जो बढ़ता प्रभाव हमारे फीमेल्स में है, इन सब से एलर्जी का ओवरऑल प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और आज आप किसी भी सड़क पर निकल जाइए, आपको धूल काफ़ी मिलेगी क्योंकि कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन सब जगह चल रहा है। तो इस फेज़ में पॉल्यूशन नेचुरली ज़्यादा है और ये जो पॉल्यूशन है ये सीधे तौर से एलर्जी को बढ़ाता है। एलर्जी में सबसे ज़्यादा कॉमन समस्या होती है साइनस की, क्योंकि साइनस इज़ द गेटवे ऑफ द सिस्टम। पूरी सांस जाती ही नाक से है। जैसे ही धूल आपके नाक के अंदर टकराती है बॉडी छींके छोड़ती है, और जब ये छींके सुबह के टाइम नाक बंद करा देती है, पानी बहवाती हैं, तो फिर उसको हम एक बीमारी कहते हैं जिसे कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस एलर्जी का संकेत है, उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एलर्जिक राइनाइटिस को आपने कंट्रोल नहीं किया तो उसमें से कम 50 से 55% लोगों को अस्थमा भी हो जाता है। यानी कि जो तकलीफ यहाँ चालू हुई वो आगे चल के लंग्स में भी दिक्कत दे सकती है। इसलिए इस पूरी समस्या को हम उसी बदलते हुए माहौल से जोड़ के देख सकते हैं और इन सभी चीज़ों के प्रति जागरूकता ही एक बहुत ज़रूरी कदम है। सर अस्थमा जब हो जाता है किसी को, सर क्या उसके बाद ऐसे मेजर्स लिए जाएं जिससे सर वो टोटली क्या ठीक हो सकता है अस्थमा? निश्चित रूप से देखिए, अस्थमा को ट्रीट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है एक पर्सनल लेवल पे, आप अपने बॉडी को फिट करिए, मोटापे से दूर रहिए, उन चीज़ों से दूर रहिए जो आपको प्रिय है पर आपको उससे एलर्जी है। दूसरा, प्रॉपर डॉक्टरी इलाज और उसका एडवाइस फॉलो करना, जिसमें इन्हेलर शामिल होते हैं। अब इन्हेलर की हालत ये है कि हम किसी को इन्हेलर अगर 15 लोगों को लिख रहे हैं तो 15 में से 10 लेते ही नहीं है कि मेरे तो आदत पड़ जाएगी। किसने बोला? नानी ने बोला। अरे भाई, कम टू द मॉडर्न एज। आप साइंटिफिकली अगर ट्रीटमेंट लोगे इन्हेलर का तो आपका अस्थमा अच्छे से कंट्रोल होगा और आपकी लंग्स की ताकत आगे बिगड़ने से बच जाएगी। और जो थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आपको ओवरऑल जो हमारी लाइफ के जो तरीके होते हैं, जैसे कि योग करके, एक बैलेंस डाइट करके, हमें एक अच्छी नींद लेना चाहिए। अगर आप अच्छी 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं तो अधिकांश सांस की समस्याएं अंडर कंट्रोल रहती हैं, वो कभी भी बिगड़ेगी नहीं। सर वही मैं क्वेश्चंस पूछने जा रही थी कि सर घर में क्या ऐसी नॉर्मल एक्टिविटीज़ या नॉर्मल हैबिट्स हमें रखना चाहिए जिससे हम अस्थमा, एलर्जीज़ और साइनस से सर बच सकें?
ये जो फैक्टर होता है इसको दो तरह से आंसर किया जाता है। पॉल्यूशन अब दो तरह का होता है, एक आउटडोर पॉल्यूशन और एक इंडोर पॉल्यूशन। आपका जो प्रश्न है वो इंडोर पॉल्यूशन से संबंधित है। तो इंडोर पॉल्यूशन कब होता है? जब एक ही घर में उसकी क्षमता से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, वहीं पे कुकिंग हो रही है और उस गैस का कोई प्रॉपर निकलने का स्थान नहीं है। आजकल चूल्हों का चलन तो बहुत कम हो गया है, पर पहले चूल्हे इसका एक बहुत बड़ा कारण हुआ करते थे। घर के अंदर कुछ लोगों की इंडस्ट्रीज़ होती हैं या फैक्ट्रीज़ होती हैं, अगर वहाँ पे उसी फ्लोर पे कोई रहता है तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई इस तरह के लोग प्लांट्स लगाते हैं जो लोगों को घर में ही सूट नहीं होते हैं, बट उनके ब्यूटी फैक्टर की वजह से उनको चेंज नहीं किया जा सकता है। कुछ प्रकार का डेकोर होता है और मोस्ट कॉमन होता है जब हम बहुत ज़्यादा कारपेटिंग करते हैं। जब कारपेट रहती है बहुत ज़्यादा आपके रूम में, अगर 80% से ज़्यादा कारपेटेड एरिया है तो वो एरिया में धूल चिपक के रह जाएगी और डस्ट एलर्जी, जो एलर्जी का एक बहुत बड़ा कारण है, वो आपको बार बार परेशान। जी सर, आपने कहा कि लोग पूरी नींद लेंगे तो लंग्स में जो एक्टिविटीज़ है वो कहीं हद तक ठीक हो सकती हैं। सर आजकल हम देखते हैं कि लोग रात में जगकर डिजिटली फ़ोन में इन्वॉल्व रहते हैं। सर इस आदत को वो कैसे कम कर सकते हैं, और साथ ही साथ सर स्लीप का लंग्स से क्या सर कनेक्शन है? स्लीप और लंग्स का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कनेक्शन है। अगर आप अच्छे सोएंगे तो आपके लंग्स अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और दे विल कीप यू वेरी हेल्दी। और लंग्स अगर हेल्दी रहेंगे तो हार्ट, माइंड और किडनी सब ठीक रहेगा। इसके अलावा नींद में मोबाइल्स का इंटरफेरेंस एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं। आई थिंक हम सभी लोग, हमारे सभी परिवारजन और हमारे सभी मित्र रात को सोने से पहले निश्चित रूप से दिन भर का व्हाट्सएप चेक करते हैं, दिन भर का इंस्टा चेक करते हैं, और बाय द टाइम वो चेक करते हैं अगर कोई व्यक्ति 11 बजे लेटता है तो 1 तो बज चुकी होती है। तो नंबर 1 नींद का टाइम डिले हो जाता है। नंबर 2 जो कंटेंट आप उस टाइम पे रील्स में देखते हैं वो कंटेंट आपके सबकॉन्शियस लेवल में उत्तेजना या स्ट्रेस पैदा करता है, और वो स्ट्रेस नींद की नॉर्मल सी जो शांति आपको दिमाग में चाहिए उसको अफेक्ट करता है। तो व्यक्ति गहरी नींद में नहीं जा पाता है, कच्ची नींद में ही उसका पूरी रात निकल जाती है एंड ही गेट्स इम्प्रॉपर इनकम्प्लीट स्लीप। तो बहुत ज़रूरी है कि इसे हम कहते हैं स्लीप हाइजीन डेवलप करना। स्लीप हाइजीन का मतलब होता है कि नींद के 1 घंटे पहले सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को साइड में कर दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए, रूम को थोड़ा सा डार्क, सेमी डार्क कर दीजिए। अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो एक ऐसी किताब जो आपको और स्ट्रेस में न लाए, सिंपल चीज़ें पढ़िए, सिंपल म्यूज़िक सुनिए, और आप उस आधे पौन घंटे की तैयारी से सोइए तो नींद की क्वालिटी भी अच्छी आएगी और कुछ ही महीनों में आपका स्वास्थ्य भी सुधर जाएगा। जी सर हम देखते हैं कि आजकल लोगों में स्नोरिंग बढ़ती जा रही है, खर्राटे लोग लेते हैं, तो सर क्या ये हेल्थ के कारण कुछ है या फिर सर इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस? मैम खराटों का जिक्र तो हम देखते हैं कि रामायण में कुंभकर्ण जी के टाइम से ही है, तो खराटे तो हमेशा से ही रहे हैं। खराटे कभी भी ऐसा नहीं है कि अब हैं, बट खराटों के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ गई है। अब हम ये समझने पर लग गए हैं कि खराटे लेने वाले कुछ लोग स्लीप एपनिया नामक बीमारी से भी ग्रस्त हो सकते हैं। हर खराटा एक प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर कोई व्यक्ति का वज़न ज़्यादा है, कोई व्यक्ति दिन भर सुस्त रहता है और बैठे बैठे सो जाता है, तो उनमें हमें स्लीप एपनिया की जांच कराने के लिए प्रॉपर्ली एक चेस्ट फिजिशियन या डॉक्टर साहब को कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो स्लीप संबंधित उनकी जानकारी ले। एक स्लीप स्टडी करके जांच होती है जिसमें कुछ तार लगाए जाते हैं जब सोते हैं, तो उससे हमें पूरा एनालिसिस हो जाता है और उस बेसिस से हम उसका निदान कर सकते हैं। जी सर, पोस्ट कोविड सर क्या क्या चेंजेस आए हैं लोगों में? कोविड ने लंग्स को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है लोगों के। तीनों वेव के जो कोविड जब आज हमने दिखाने आते हैं, तो फर्स्ट वेव जिसमें गंभीरता इसलिए थी क्योंकि ये पता नहीं था कि करना क्या है, सेकंड वेव अपने आप में ही गंभीर था, और थर्ड वेव ओमाइक्रॉन जिसको लोगों ने सबसे ज़्यादा लाइट लिया, आज सबसे ज़्यादा प्रभाव उसी के केसेस में देखने को मिल रहे हैं। तो तीनों कोविड के जो वेव आए उन्होंने कहीं ना कहीं लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस किया, पर एक अच्छी बात ये रही कि वो काफ़ी सारा डैमेज अब नॉर्मल हो चुका है। पर दूसरे अंगों में, जैसे लोगों के दिलों में, लोगों की धमनियों में, हड्डियों में, यहाँ तक कि पैंक्रियाज पे भी उस कोविड के असर को निश्चित रूप से देखा जाता है, और वेस्कुलर प्रॉब्लम्स, कार्डियक प्रॉब्लम्स का इंसिडेंस कहा जाता है कि कोविड के बाद बढ़ा है। ये निश्चित रूप से अभी एक अंडर रिसर्च विषय है, बट कोविड के बाद जो डायबिटीज़, जो डिजीज़ का इन्वायरमेंट है पूरा, वो काफ़ी चेंज हुआ है।
सर हम देखते हैं कि जब लंग्स प्रॉब्लम होती है सर, देयर आर मैनी एक्सरसाइज, वॉकिंग हो गई, तो सर कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए लोगों को जो उन्हें इस लंग्स को उनके अच्छा बना सके? योग में कई सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं, जैसे प्राणायाम होते हैं कई प्रकार के, एवं अगर आप सूर्य नमस्कार करें तो काफ़ी सारी रेस्पिरेटरी मसल्स को स्ट्रेंथ और प्रॉपर एक्सरसाइज मिलती है। और अगर आप कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते हैं तो एक सिंपल 10 से 15 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग कर लीजिए, जो एक खुले स्थान पे, तो उससे ही आपके लंग्स को अच्छी एक्सरसाइज मिल जाएगी। बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका वज़न बढ़ने की तरफ हो तो वहीं पे आप सावधान हो जाएं और ऐसी एक्सरसाइजेस करें या ऐसा लाइफस्टाइल फॉलो करें जो कि आपके वज़न को ज़्यादा बढ़ने न दे। जी सर, कुछ मिथ्स हैं जैसे कि स्टीम लेना हो गया, गार्गल या गलारे करना, सर ये कितने हद तक इफेक्टिव होता है और क्या इसे करना चाहिए? नाक की सूजन और गले की मामूली सूजन में गरारे और स्टीम कुछ हद तक हेल्प करते हैं। काफ़ी सारे लोग तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है, इट्स लाइक अ मसाज ऑफ द नोज़, बट मेडिकली उसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्थान नहीं है। यहाँ तक कि तेज गंध वाले पदार्थ अगर स्टीम में डाल के लोग कॉमनली इनहेल करते हैं कि कफ गल जाएगा, बट उससे उनकी प्रॉब्लम कम होने की जगह अगले दिन और बढ़ जाती है। जी सर, जहां हम ये देखते हैं कि आजकल इतनी ज़्यादा बढ़ती चीज़ें सर, लोगों में अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं, तो सर क्या ऐसी प्रॉब्लम हो कि तुरंत हमें पल्मोनोलॉजिस्ट या फिर चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास पहुंचना चाहिए? अगर आपको तेज़ सांस फूले, बहुत ज़्यादा खांसी आए, आपको आवाज़ में बदलाव आए, आपके खांसी में कफ आने लग जाए, कफ में ब्लड आए, आपको छाती में दर्द हो, आप खराटे बहुत ज़्यादा लें, दिन भर सोएं, इन सभी चीज़ों में आपको चेस्ट फिजिशियन हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको एलर्जी संबंधित रोग हैं, मोटापे संबंधित रोग हैं, या फिर अगर आपको कोविड पहले से ग्रस्त कर चुका है, तो निश्चित रूप से ही चेस्ट फिजिशियन के पास आपके हेल्थ की प्रॉब्लम्स के आंसर आपको मिलेंगे। सर क्या ऐसे गोल्डन रूल्स, गोल्डन टिप्स होंगे जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं, जो उनकी लाइवलीहुड में, उनकी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएगा और एक बेटरमेंट? एक सिंपल लाइफस्टाइल इज़ द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव। आप एक अच्छी 6 से 8 घंटे की नींद सोइए, सोने से पहले अपने फैमिली के साथ समय बिताइए मोबाइल की जगह, और हमेशा कोशिश करिए कि जो आपके फैमिली में यंगस्टर्स हैं वो इस बात को दिल से अपनाएं कि तंबाकू एक राक्षस है, वो उससे दिल से दूर रहें, वो सिर्फ आपके डर से उससे दूर न रहें। अगर हम सिंपली इन 2-3 रूल्स को फॉलो करेंगे तो वी विल बी इन अ मच सेफर एंड हेल्दियर प्लेस। जैसे कि सर के कोट में बैच लगा हुआ सुंदर सा लंग्स का, अगर आप भी वैसे ही अपना स्वस्थ लंग्स चाहते हैं तो जो डॉक्टर ने बताया उसे ज़रूर फॉलो करिए। और कोई भी आपको परेशानी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम उसे क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।